अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे 4.3 बाइनरी आयनिक मरकबात के कीमियाई फार्मूलाज। अच्छा, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखा था कि कीमियाई फार्मूला क्या होता है और डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, आइदर वो एलिमेंट है या कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, उनके केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं। कहते हैं अगर बाइनरी आयनिक कंपाउंड है उसका कीमियाई फार्मूला लिखेंगे कैसे। आपको बता दिया जाता है कि अच्छा ये कंपाउंड है तो आपको कहा जाए इसका कीमियाई फार्मूला लिखो, तो वो कैसे लिखोगे वो देखते हैं कि कैसे लिखते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे वो देखते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो, आयनिक का मतलब होता है आयनजोन। ठीक है, दो आयन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं ना उसको बाइनरी आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब है उनके दरमियान जो है आयनिक बॉन्ड होगा। कहते हैं उनके कीमियाई फार्मूलाज कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। कहते हैं आयनिक कंपाउंड के कीमियाई फार्मूला लिखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन कंपाउंड में कौन कौन से केटाइंस और एनाइंस मौजूद हैं। कहते हैं अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कीमियाई फार्मूला लिखना चाह रहे हो तो आपको पहले पता करना पड़ेगा उसमें केटाइंस कौन से हैं और एनाइन कौन से हैं। केटाइंस का मतलब होता है किसके ऊपर प्लस चार्ज है और किसके ऊपर माइनस चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं कि आप क्या करें, आप फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ना NaCl का, आपसे कहते हैं NaCl का ना कीमियाई स्ट्रक्चर लिखो, कीमियाई फार्मूला लिखो। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, देखूंगी इस स्ट्रक्चर में, इस आयनिक कंपाउंड में NaCl में केटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है। केटाइन का मतलब है किसके ऊपर प्लस चार्ज है और किसके ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहला आपने मालूम क्या करना है, केटाइंस और एनाइंस कौन कौन से हैं उस आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, और इन पे चार्जेस की मिकदार कौन सी है, क्या तादाद है। फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का आयनिक कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला लिखें। सबसे पहले तो आप देखते हैं सोडियम क्लोराइड में केटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है। फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया इसमें सोडियम जो है वो केटाइन है, मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और क्लोरीन जो है वो एनाइन है क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। दूसरा स्टेप क्या है, मुझे मालूम करना है इनके ऊपर चार्जेस की मिकदार कितनी है। इसके ऊपर भी चार्ज की मिकदार एक है, इसके ऊपर भी चार्ज की मिकदार एक है। तो आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, चार्जेस की मिकदार मालूम करनी, मतलब एक अगर कैटाइन है तो उसके ऊपर कितने चार्जेस है, कितने प्लस चार्जेस है, एक है या दो है। इसी तरह एनाइन है, इसके ऊपर कितने नेगेटिव चार्जेस है। न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए हम दो आयंस को आपस में मिलाकर इसका फार्मूला लिख देते हैं। तो ये दो स्टेप्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला लिखते हुए। कि आपको अगर कोई सा भी आयनिक कंपाउंड दे दिया जाए कि आप NaCl का लिखो, आप पोटाशियम ब्रोमाइड का लिखो, आप किसी भी चीज़ का लिखो, तो आपने सबसे पहले पता क्या करना है, उस आयनिक कंपाउंड में केटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। फिर आपने पता करना है केटाइन के ऊपर कितने चार्जेस है, एनाइन के ऊपर कितने चार्जेस है। बाद में क्या करेंगे, दोनों को आप बाहम मिला के उसका फार्मूला लिख लेंगे, और किस तरह से बाहम मिलाएंगे और उनका फार्मूला लिखेंगे वो देखते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल के जरिए उसको समझाने की ट्राई कर रहे हैं। कहते हैं अगर आपको किसी बाइनरी आयनिक कंपाउंड का नाम मालूम है तो इसका फार्मूला लिख सकते हैं। कहते हैं अगर आपको कोई सा भी नाम बता दिया जाए, जैसे पोटाशियम ब्रोमाइड है, सोडियम क्लोराइड है, कोई सा भी बता दिया जाए तो आपका फार्मूला उसका लिख सकते हैं। फार्मूला लिखते हुए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम उसमें केटाइन का सिंबल और उस पर मौजूद चार्ज लिखते हैं। सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि केटाइन कौन सा है और उसके ऊपर चार्ज कितना है। फिर हम लोग जो एनाइन है उसका सिंबल लिखेंगे, उसके ऊपर मौजूद चार्ज लिखेंगे। इसके बाद एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए हम इन आयंस की तादाद का तयन करेंगे। क्या हमें पता चल गया कि आयंस के ऊपर, केटाइन के ऊपर कितने चार्जेस हैं, एनाइन के ऊपर चार्जेस कितने हैं, तो आप क्या करते हैं उन आयंस की तादाद का तयन करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, ये मिसाल दे रहा है। कहते हैं मिसाल के तौर पर आप इसको समझते हैं, एक लिथियम ऑक्साइड है, मुझे उसका फार्मूला लिखना है। लिथियम ऑक्साइड, तो सबसे पहले मैं पता करूंगी इसमें केटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है। तो मुझे पता है लिथियम जो है वो केटाइन है और ऑक्साइड जो है वो मेरे पास एनाइन है। लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और ऑक्साइड के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो सेकंड स्टेप क्या है, मुझे चार्जेस की मिकदार मालूम करनी है। जो लिथियम होता है ना, मुझे इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, एक ही प्लस चार्ज होता है, लेकिन एनाइन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। लिथियम कैटायन का सिंबल और इस पर मौजूद चार्ज इस तरह लिखा जाएगा, मतलब जैसे ये लिथियम है, इसके ऊपर जितना इसका चार्ज होगा ना उसको इसके ऊपर लिख देंगे। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन हमारे पास एनाइन है तो इसके ऊपर कितने नेगेटिव चार्जेस हम वो इधर लिख देंगे। आइए अब इसका क्रिस क्रॉस का फार्मूला लगा के इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं। कहते हैं क्रिस क्रॉस लगाना है। कैसे, जो लिथियम का चार्ज है ना बच्चे, उसको ऑक्सीजन के यहाँ पे राइट साइड पे लिख देना है नीचे करके, और जो ऑक्सीजन का चार्ज होगा उसको लिथियम के यहाँ पे राइट साइड पे लिख देना। चार्जेस को यहाँ पे राइट साइड पे एक दूसरे के ऑपोजिट हम नीचे बॉटम में लिख लेते हैं छोटा सा करके।
वो कहते हैं क्रिस क्रॉस फार्मूला है क्या? इस फार्मूले के मुताबिक हर आयन के ऊपर मौजूद चार्ज को दूसरे आयन के नीचे दाएं तरफ लिख दिया जाता है। मतलब जो लिथियम है उसको ऑक्सीजन के दाएं तरफ नीचे करके लिख दिया जाएगा, जो ऑक्सीजन का होगा उसको लिथियम के नीचे। तो लिथियम के साथ क्या आ जाएगा फिर 2, और लिथियम के साथ सॉरी ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि क्रिस क्रॉस है तो ऑक्सीजन के साथ लिथियम का चार्ज आएगा 1, 1 को नहीं लिखते तो हम इसको Li2O लिख देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का अगर आपको नाम बता दिया जाए तो आप उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप उसमें मालूम करते हैं कैटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है। फिर आप देखते हैं कैटाइन आपके पास उसके ऊपर कितना चार्ज है और एनाइन है तो उसके ऊपर कितना चार्ज है। चार्ज का पता चल जाता है तो आप उसको क्रिस क्रॉस फार्मूला पता कर लेते हैं। अच्छा, ये जो चार्जेस हैं ये कैसे पता चलते हैं? अगर हम इसकी बात करें कि किसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा। हमने एक बात पढ़ी थी कि कोई सा भी एटम कब स्टेबल होता है, जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने कहा था ये हमारे पास जो अभी तक एलिमेंट्स जितने डिस्कवर हुए ना उसको हमने एक पीरियोडिक टेबल एक जगह पे इकट्ठा रख दिया है, इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं मुझे। इसमें ये ना ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप ये वर्टिकल जो हमारे पास कॉलम होते हैं ना, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये हम दरमियान वाले जो होते हैं ना, ये वाले एलिमेंट्स बहुत कम कम होते हैं तो इनको हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे। ये 13 है, 1 2 3, 1 1 नहीं पढ़ना। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, यहाँ पे इसको तीसरा पढ़ेंगे, इसको चौथा पढ़ेंगे, इसको पांचवा, इसको छठा, इसको सातवां, इसको आठवां। ठीक है, 1 को आपने इग्नोर करना है। तो ये पहला ग्रुप का मतलब है इसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में 3 है, इसके सबसे बाहर वाले शेल में 4 है, 5 6 7 8। हमने कहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, जिसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हमने ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वगैरह, इन सब के पास बाहर वाले शेल में सिर्फ 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बजाय इसके कि ये बाहर से 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने 8 पूरे करें, जो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये वो भी दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इनके ऊपर क्या चार्ज आता है, सबके ऊपर +1 चार्ज आता है। और इन सबके पास कितने होते हैं, इनके पास 2 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनको 8 पूरे करने के लिए क्या चाहिए, 6 और चाहिए। तो ये 6 लेते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, अपने जो बाई वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भी दे देते हैं। तो इन सबके ऊपर प्लस चार्ज आता है। इसी तरह से अगर इस पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे देखें, ये वाला 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स, इन सबके पास कितने कितने 7 7 है, इनको 1 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये सारे क्या करेंगे, 1 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, जिसकी वजह से इन सबके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, -1 1 चार्ज आ जाएगा। ये छठे ग्रुप के हैं, इन सबको कौन कितने चाहिए, इन सबको 2 2 चाहिए, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी इनके सबसे बाहर वाले शेल में है, तो इनको 2 और चाहिए अपना आउटर मोस्ट पूरा करने के लिए। तो इन सब ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो इन सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर -2 चार्ज होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो एनाइन होता है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे इन सब के ऊपर +1 चार्ज होगा, जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे इन सब के ऊपर +2 चार्ज होगा। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल के जो दाएं साइड पे हैं, राइट साइड पे, उन सबके जो 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनके सबके ऊपर -1 चार्ज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। इसी तरह से जो छठे के होते हैं इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। 5वें के अगर ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें, इनको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, 5 तो ऑलरेडी हैं, तो इनके ऊपर -3 चार्ज होगा। तो यहाँ पे ना उसने बेसिकली वैसे शो भी करवाया हुआ है आपको। ये देखिए, वो यहाँ पे बेसिकली एक टेबल दे रहा है जिसमें आपको एटम्स बता रहा है, उनके ये चार्जेस बता रहा है कि हाइड्रोजन है +1 चार्ज है, सोडियम है +1 चार्ज होता है, लिथियम है +1 चार्ज है। ये सारे के सारे जो है ना बच्चे, ये वाले एलिमेंट्स, ये हमारे पास पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इन सबके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बजाय इसके के 7 बाहर से ले वो अपने 1 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इसलिए इन सबके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इसलिए इसी तरह से ये जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बजाय इसके कि ये बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन ले, ये अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन्स भी दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये राइट साइड वाले हैं हमारे पास, जिसमें छठे और 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये जो 7वें वाले हैं उनको 1 1 मजीद चाहिए, तो वो 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास छठे ग्रुप का है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 और चाहिए, तो इसलिए ये 2 लेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये बेसिकली ग्रुप से आप इन चार्जेस का पता करते हो। वैसे आप यहाँ पे अगर केमिकल फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है कि आप किस तरह से किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, कीमियाई फार्मूला निकाल सकते हैं। कहते हैं अब आप एक प्रैक्टिस करके बताओ, आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला लिख के दिखाएं।
सबसे पहले तो मैं इसमें देखूंगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कौन सा कैटाइन और कौन सा एनाइन है। एल्यूमिनियम हमारे पास कैटाइन होता है, ऑक्साइड मेरे पास क्या होता है, एनाइन होता है। एल्यूमिनियम इस टेबल में है उसके ऊपर 3+ चार्ज होता है, हमें चार्ज मालूम करना है दूसरे स्टेप में। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, 2 चार्ज होता है। तो मैंने चार्जेस को उसके ऊपर लिख दिया, एक के ऊपर 3, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 लिख दिया, इसके ऊपर -2 लिख दिया। क्रिस क्रॉस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका जो चार्ज है एल्यूमिनियम का वो ऑक्सीजन के साथ राइट साइड पर नीचे लिखा जाएगा, ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम के साथ लिखा जाएगा, तो ये इसका कीमियाई फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम नाइट्राइड का आपने लिखना है। मैग्नीशियम नाइट्राइड में पहले कैटाइन और एनाइन पता करें। मैग्नीशियम में हमारे पास मैग्नीशियम जो होता है बच्चे वो कैटाइन होता है, नाइट्राइड जो होता है वो एनाइन होता है। अब इनके ऊपर चार्ज मालूम करते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2, और नाइट्राइड के ऊपर क्या है, 3-। ठीक है, तो अब आपने चार्ज लेके आप क्रिस क्रॉस में एक दूसरे के साथ उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। मैग्नीशियम का इसके साथ आ जाएगा, नाइट्रोजन का इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह से उनके केमियाई फार्मूला लिख सकते हैं उसमें आयनिक कंपाउंड्स में। कहते हैं इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज लिखें। अच्छा, यहाँ पे कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं। ये हमारे पास कंपाउंड स्पेसिफाई नहीं अब कर, अब ये हमें नहीं बता रहा है कि हमारे पास आयनिक है। अब ये कंपाउंड कोई भी सा भी हो सकता है, वो कोवलेंट भी हो सकता है, वो कोई सा भी हो सकता है। कहते हैं अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए कंपाउंड्स हो, उनके केमिकल फार्मूलाज फिर किस तरह से लिखे जाएंगे। पहले वाले में तो वो उसको स्पेसिफाई कर रहा था ना आयनिक में, तो हम कैटाइन और एनाइन पता कर रहे थे। अब वो सिंपल कंपाउंड्स की बात कर रहा है जिसमें हम लोग उसमें कोवलेंट कंपाउंड्स लिख सकते हैं। कहते हैं अगर उनके केमिकल फार्मूलाज लिखने हो तो कैसे लिखेंगे। कहते हैं किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला मालूम किया जा सकता है अगर हमें इसके एम्पेरिकल फार्मूला का पता हो। कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला का हमें पता होगा ना तो हम उसका केमिकल फार्मूला पता कर सकते हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था केमिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला होता है जो किसी भी फार्मूले में टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। एम्पेरिकल फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट नंबर कह लें निस्बत बताता है एटम्स के दरमियान। तो कहते हैं अगर मुझे एम्पेरिकल फार्मूले का पता है तो आप केमिकल फार्मूला ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। किसी मरकब का एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए जरूरी है कि इस कंपाउंड में मौजूद एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत मालूम हो। कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला हमें कब पता चल सकता है, जब हमें सादा तरीन निस्बत पता होगी। तो अगर मुझे सादा तरीन निस्बत पता होगी तो आप वहां से आपको एम्पेरिकल फार्मूला का पता चल जाएगा, और अगर एम्पेरिकल फार्मूला मुझे पता है तो आप उसका सिंपली केमिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये कंसर्न है कि आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला पता हो और सादा तरीन निस्बत पता हो। अब ये कि सादा तरीन निस्बत मालूम कैसे करेंगे। कहते हैं सादा तरीन निस्बत को मालूम करने के लिए हमें कंपाउंड की मास परसेंटेज कंपोजिशन का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो आप कंपाउंड ले रहे हो उसका कितना मास ले रहे हो। इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के बाद जब फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए दरअसल मसावात इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कहते हैं आप क्या करेंगे, आपको एम्पिरिकल फार्मूले का पता होना चाहिए और सादा तरीन निस्बत का पता होना चाहिए। अगर ये दो पता चल रहेंगे तो आप केमिकल फार्मूला निकाल सकते हो। केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है, जब आप होल नंबर जो सादा तरीन निस्बत है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। आप एम्पिरिकल फार्मूला के साथ सादा तरीन निस्बत को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको उसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा। अब हमारा मकसद क्या है, ये सादा तरीन निस्बत मालूम करना। कहते हैं सादा तरीन निस्बत कब मालूम होती है, अगर आपको परसेंटेज बता दी जाए, मास कम परसेंटेज। मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, आप ओवरऑल जो मोलर मास होता है, जो मास आपको मास परसेंटेज दी जाती है, डिवाइडेड बाय जो एम्पिरिकल फार्मूला मास होता है। जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना उसका मास हम मालूम कर लेते हैं। हमारी तो मोलर मास तो आपको वो दिया जाएगा क्वेश्चन में। एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो आप लोग एम्पिरिकल फार्मूले से निकालेंगे, और एक दफ़ा हमें एन का पता चल जाएगा तो आप उसको एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। ये जो हमने अभी सारी बात पढ़ी है बच्चे, इसको एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे, सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स को, तो ये क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मिसाल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है, OH है, उसका मास भी दिया हुआ है, आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है, उसने हमें मास भी दे दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस मास से मोलर मास को यूज़ करते हुए मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मालूम करूँगी, सादा तरीन निस्बत मालूम करूँगी। सादा तरीन निस्बत का फार्मूला क्या था, मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है ये देखते हैं। ये होता है बच्चे, ये ना ऑक्सीजन का मास नंबर होता है और ये हमारे पास हाइड्रोजन का होता है, दोनों को जमा कर देते हैं।
ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसका हमें ये फार्मूला मैथ्स है, ये कैसे पता चलता है किसी भी एटम का? पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल में ना ये ऊपर राइट साइड पे आपके पास हर एलिमेंट का ऊपर फार्मूला मैथ्स लिखा होता है। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का थोड़ा सा ब्लर पिक्चर है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। जैसे ये कार्बन है, इसका 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 15.99 मतलब 16 है, फ्लोरीन का 18.99 मतलब 19 है। आपको किसका मालूम करने के लिए बोला हुआ है? OH का। ऑक्सीजन का कितना है? 15.99 मतलब 16 ये है और 1 ये है, तो 16 + 1 कितना होगा? वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो 17 आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस या एम्पिरिकल फार्मूला मैस वो क्या है? 17। तो आपने क्या किया है, उसके जो फार्मूला मैस है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उसको जमा कर दिया 17। जो भी उसका मोलर मैस था उसको एम्पिरिकल फार्मूला मैस से डिवाइड किया, तो ये होल नंबर सादा तरीन निस्बत आ गई है। अब हमने कहा है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं? सादा तरीन निस्बत को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। एम्पिरिकल फार्मूला ये है, सादा तरीन निस्बत को मल्टीप्लाई कर दे। तो सादा तरीन निस्बत को मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन भी 2 आ गया, ऑक्सीजन भी 2 आ गया। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो राइट साइड पे नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। कहते हैं अगर किसी मरकब के लिए n की कीमत 1 हो तो उस दोनों का फार्मूला मैथ्स और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। बच्चे अगर यहाँ पे 1 होता, सपोज करें, तो OH होता, यहाँ पे 1 लिखती तो कोई फर्क तो ना पड़ता, HO ही आ जाता, हाइड्रोजन ऑक्साइड ही आ जाता, पर ऑक्साइड ही आ जाता। तो ये MCQ हो सकता है कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो आपके पास जो उसका फार्मूला मैथ्स होगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स होगा। आगे एक और एग्जाम्पल है, कहते हैं एक मरकब का एम्पिरिकल फार्मूला CH है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको दे दिया है, उसका मोलर मैस भी दे दिया। अब आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले मोलर मैस को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करोगे? सादा तरीन निस्बत मालूम करोगे, n मालूम करोगे। n हमारे पास क्या होता है? मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मोलर मैस तो आपको दे दिया उसने 78। एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैसे निकालोगे? कार्बन का आप उसका देखोगे जो मैस होता है बच्चे वो 12 होता है, 12 होता है। पीरियोडिक टेबल से ये पता चल जाएगा, राइट साइड के ऊपर लिखा होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 + 1 कितना हुआ? 13। तो इसको डिवाइड करोगे तो होल नंबर जो रेशियो या सादा तरीन निस्बत कितनी आएगी? 6 आएगी। उसको इस फार्मूले में अप्लाई कर दोगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है जब आप n को एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करते हो? ये यहाँ पे फार्मूला गलत लिखा हुआ, ठीक है। ये वैसे इक्वल साइन जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आएगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है बुक में, लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। n बच्चे उधर आएगा, ठीक है। अब n क्या था? वो 6 आया था। 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 6 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल उसके एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? CH था। तो ये जो 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, उसको नीचे लिखते हैं और नीचे ही उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 6 इसके साथ कार्बन के साथ भी आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ भी आ जाएगा, तो ये इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर मैस हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी। अब ये क्वेश्चन है, इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। कहते हैं एक मरकब का एम्पिरिकल फार्मूला ये है, उसका मोलर मैस ये है, आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। अगर इसका सोल्यूशन देखें, हमारे पास ये वाला सेकंड क्वेश्चन है। कहते हैं एक एम्पिरिक मरकब है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है, सादा तरीन हमारे पास उसका फार्मूला दिया हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मैस आपको ये दिया हुआ है, आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका मालूम करोगे, सादा तरीन निस्बत मालूम करोगे, n मालूम करोगे। n के लिए आपको क्या चाहिए? मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मोलर मैस तो आपको 180 दिया हुआ है। अब एम्पिरिकल फार्मूला मैस यहाँ से कैसे मालूम करोगे? जो कार्बन होता है ना, इसका 12 होता है पीरियोडिक टेबल से बच्चे, आपने देखना है राइट हैंड साइड पे। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12, 2 हाइड्रोजन होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 12 और 2 14। सो ऑक्सीजन का जो होता है ना ये 16 होता है, 14 और प्लस 16 कितने हुए हमारे पास? 30। तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 6। डिवाइड करेंगे बच्चे, ये 6 आ जाएगा। अब हमारे पास सिंपलेस्ट जो अदद निस्बत है वो हमें पता चल गई है, उसको एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये नीचे राइट साइड पे बॉटम पे लिखा जाएगा। कार्बन के साथ ये 6 इसी तरह से आ जाएगा। हाइड्रोजन का 2 था, तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन भी 6 इसी तरह से आ जाएगा। इसी तरह से एक और हमारे पास इसी मश्क का सवाल है। कहते हैं ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसका मैथ्स ये है, आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो।
मोलर मास आपको दिया हुआ है, आपने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, वही कार्बन के हमारे पास जो होता है वो 12 वैल्यू होती है, हाइड्रोजन 1 होती है, 2 हाइड्रोजन तो ये 2 आ जाएगी, 12 + 2 14, 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 30 आ जाएगा। तो 60 / 32 आ जाएगा। आपने अब क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। एम्पिरिकल फार्मूला CH2O था, अब ये 2 है तो कार्बन के साथ 2 आएगा, हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी 2 था तो 2 × 2 4 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो मश्क के सवाल हैं उसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, ये वाला जो सिंपल है, कहते हैं ऐसे 3 कंपाउंड्स के नाम लिखे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला इनके एम्पिरिकल फार्मूला से मुख्तलिफ हो। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास सबसे पहले जो है वो एक एसिटिक एसिड है। ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अगर इसकी सादा तरीन निस्बत क्या है, इन सबको क्या करें 2 से डिवाइड कर दें तो ये CH2O आ जाएगा, ये 2 नहीं है। ठीक है, एसिटिक एसिड का डिफरेंट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी और एम्पिरिकल फार्मूला भी। इसी तरह से ग्लूकोज का देखें तो इसका ये होता है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। अगर इसका सादा तरीन देखें तो ये सारा किसके साथ डिवाइड हो सकता है, 6 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो CH2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर इसका देखें H2O2 का, तो ये हमारे पास टोटल मिकदार है। अगर आप इसको एम्पिरिकल फार्मूला देखना चाहें तो ये दोनों किसके साथ डिविजिबल हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में 2 के साथ, तो दोनों के साथ 1 1 आ जाएगा। सिंपलेस्ट आप देखते हो छोटे से छोटा कितना वो बाकी रह जाता है या हमारे पास डिवाइड होके कितना वो बाकी रह जाता है वो आप लिख देते हो। एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपल है सादा तरीन निस्बत। ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसमें ये जो अलहदा से मश्क में सवाल पूछे गए ना बच्चे, ये 2 नंबर का अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें, ये वाला पूछा जा सकता है, ये एग्जाम्पल आ सकती है, उसके अलावा ये मिसाल है ये वाली आ सकती है। ठीक है, ये अलहदा से 2 नंबर में या फिर MCQs में पूछे जा सकते हैं। अब ये टॉपिक है कंपाउंड के केमिकल फार्मूलाज लिखते कैसे हैं, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें आपको सारा करना पड़ेगा कि आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता करना पड़ेगा और सादा तरीन निस्बत मालूम करने के लिए आपको मैथ्स परसेंटेज मालूम होनी चाहिए कि कितना मैथ्स ले रहे हो आप। ठीक है, आप उसमें ये 2 फार्मूलाज लिखेंगे तो ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs बन सकते हैं। ये जो एग्जांपल्स आपने किए हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की या मैग्नीशियम नाइट्राइड की, तो ये दोनों ही करनी है। ठीक है, क्योंकि ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ बन सकता है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, आयनिक बाइनरी कंपाउंड के कीमियाई फार्मूला किस तरह से लिखा जा सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसमें फर्जर मजीद जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, आयनिक कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो आप इसका ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में आता है तो इसके साथ आप ये वाली एग्जांपल दे दें कि मिसाल के तौर पर आप क्या करें, लिथियम ऑक्साइड ले लें यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारा आपने करना है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन कौन सा हमारे से पूछा गया है। आपके पास मुख्तसर सवालात में सेकंड क्वेश्चन है, एक ऐसे मरकब का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें जिसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना है CH2 हो, मोलर मास कितना है 180। अच्छा, ये आपके पास वही नहीं क्वेश्चन आ गया, ये जो मशक में आपके पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यही एक्सरसाइज में दोबारा पूछा हुआ है, तो ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। तो ये आज का टॉपिक था, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला है। ठीक है, क्रिस क्रॉस वाला ये कंप्लीट आ जाएगा, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे फिर इसके एग्जाम्पल ये दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो अलहदा से हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं मजीद, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और ये कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज इसको भी बच्चे याद करना अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और ये जो आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में पूछी जा सकती हैं। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।